हेलो, क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपको आईएएस बनना है? आपको अपने जिला का डीएम बनना है, आपको अपने जिला का एसपी बनना है और आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है? कितनी अजीब बात है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि क्या कैसे बनते हैं आईएएस, कैसे बनते हैं आईपीएस, इन सब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज होता है, किस तरह। वेलकम है आपका इस चैनल पे। हम सारी बातों को आज चर्चा करने वाले हैं, सब चीज एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक बात दोस्तों, अगर आप सोच लिए हैं कि हमको आईएएस बनना है तो फिर स्वागत करता हूं आपका, क्योंकि ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। हजारों बच्चों में एक बच्चा होता है जो ये सोचता है कि हमको यूपीएससी करना है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप उस हजारों में से एक होगे जो ये सोचा है कि हमको आईएएस बनना है। अगर आप बने हैं तो स्वागत है आपका इस फील्ड में। आप आइए, हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीजों को किस तरह से पेपर आते हैं, किस तरह क्या सिलेबस होता है, हर चीज को हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो एक वीडियो लेके आए हैं वो थोड़ा सा हटके है। सिलेबस उसमें कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं जा रहा है। साथ ही ये बहुत डिमांड पे है, बहुत डिमांड थी कि लाइक वीडियो लाया जाए। हालांकि इस चैनल पे एक वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड है, आप यही वीडियो बोल सकते हैं, बट उसमें वॉइस क्लियर नहीं है, एडिट बढ़िया से नहीं हुआ था, इसीलिए उसको बोला गया। उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि सर इस वीडियो को फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि जरूरत है। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने का एक ही मकसद है मेरा कि जो 10वीं क्लास में या 12th क्लास में जो बच्चे गाँव में अभी पढ़ रहे हैं और उनका सपना है कि हम यूपीएससी को देना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप पहले से आपको सारी चीजें पता है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे लेती है, तो फिर आप माफ करिए, ये आपके लिए काम का वीडियो नहीं साबित हो सकता है। क्योंकि ये अगर आप जानते हैं तो मैं वही इसमें बताऊंगा जो आप जानते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी एग्जाम किस तरह से लेती है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो फिर स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो ये खिंच जाए, क्योंकि मैं 0 से लेकर 100 तक सारी जानकारी यूपीएससी के बारे में आपको दे देना चाहता हूँ, सब कुछ दे देना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और वीडियो को स्किप मत करिए अगर आप नहीं जानते हैं तो। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे पहला शर्त ये होता है कि आप उस एग्जाम के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देख रहे हैं, सिलेबस क्या है उसका, तो फिर थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आइए हम बिना टाइम का शुरू कर देते हैं कि आखिर हम जानने क्या वाले हैं इस वीडियो में, और जो जानने वाले वो किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए। इसका जो टाइटल मैं दिया हूँ, आईएएस कैसे बनते हैं, आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि आईएएस कैसे बनते हैं, कौन लोग बनते हैं। सबसे बड़ी देखिए हुआ क्या है कि जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने इसको इस तरीके से पेश किया है आपके समक्ष। जैसे आप गांव में बैठ के अगर पढ़ रहे हैं, किसी छोटे शहर में हैं, 10वीं 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, कोई जानने पहचानने वाला हो, सपोज कि यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर या दिल्ली राजेंद्र नगर कहीं भी करोल बाग में रह के पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अगर वो समझदार ना हो तो आपके सामने इस तरीके से पेश करेगा कि तुम जितना सोच नहीं सकते हो उतना मुझे पढ़ना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से पहले ही आप डिमोरलाइज हो जाएगा। आप धैर्य रखिए, आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कितने पेपर होते हैं। नो डाउट कि पढ़ना तो पड़ेगा। तो एक बात और आप समझ लीजिए कि ये अगर आपको जिला चलाने के लिए दे दिया जा रहा है तो ऐसे तो गवर्नमेंट देगी नहीं। आप समझ सकते इस बात को। अगर आपके हाथ में 25-30 लाख लोगों को, किसी जिले का जनसंख्या 50-50 लाख है, 25-30 लाख लोगों को अगर आपको दे रही है, तो सोच सकते हैं आपके थोड़ा सा तो आपसे वो कुछ ना कुछ तो चाहिए जो अन्य में ना हो, जो एक आम आदमी में ना हो। तो आप इसके सामने अगर सोचिए कि हमको एक जिला चलाने के लिए दिया जा रहा है एक एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो बहुत छोटा एग्जाम लगता है इसके सामने, कि आप जो बहुत बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन उतनी बड़ी एग्जाम होता नहीं है, उतना बड़ा एग्जाम होता नहीं है।
तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे पॉइंट लिख के ना चलूं तो शायद हो सकता है कुछ छूट जाए और फिर से प्रॉब्लम हो सकता है कि ये वाला चीजें नहीं बता पाए। मुझे ही लगेगा कि ये वाली चीजें हमको डिस्कस कर देनी चाहिए उस वीडियो में, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, छूट गया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 10th या 12th क्लास में, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो सवाल क्लिक करेगा वो सवाल होगा कि 10th और 12th क्लास में, 10th और 12th क्लास में मार्क्स कितना होना चाहिए। अब समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? 10th और 12th क्लास में मार्क्स कितना होना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कितना मार्क्स होना चाहिए। साथ ही अगर मान लें कि ये ग्रेजुएशन की बात हम करें, तो क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, तो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा संक्षेप लिख दूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा मुझे खाली चाहिए था, ठीक है, तो आप इसको समझ जाइएगा। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए। तीसरा हम इस पर डिस्कस, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगला क्वालिफिकेशन हमारा जो क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। चौथा देखिए, हम चौथे नंबर पे ये ले सकते हैं कि एग्जाम जो होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का। और एक बात और मैं इसके आगे डिस्कस करना चाहूंगा कि एज क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए। एज के बाद से मैं 5वां डिस्कस करूंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अगला मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि पेपर जो होता है, सॉरी, छठा नंबर हम ये ले सकते हैं कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। 7वें नंबर पर हम ये ले सकते हैं कि पेपर कितने होते हैं इसमें, ठीक है। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, 7 पॉइंट याद आ रहा है, आगे कुछ और याद आए तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में ही। तो देखिए, हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में इसके अंदर घुस के चर्चा करेंगे। मे बी की वीडियो 1 घंटा से ज्यादा चला जाए, 1 घंटे का चला जाए, लेकिन इसके बाद से आपके दिमाग में यूपीएससी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं होने ही नहीं दूंगा कि इसके बाद से भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो और कि क्या क्वालिफिकेशन, किसी भी चीज को लेके कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे 1 घंटे दीजिए, लाइफ में आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम किस तरह से होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, मैं सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। बस आप मुझे 1 घंटे दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट में मैं आपको एक ऐसे बुक बता दूंगा जिसको आप पढ़िए खरीद के, मैं वो भी बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, वो क्या कैसे आपको खरीदना होगा, और उस बुक को पढ़ने के बाद से आप मास्टर बन जाइएगा हर चीज का, यूपीएससी के बारे में या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसके बारे में। तो आप डोंट वरी, अब थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, फिर आप बुक को मैं बता दूंगा लास्ट में, आप उसको खरीद सकते हैं, खरीदना चाहे तो। ऐसे अगर ये वीडियो 1 घंटे का हो रहा है तो इसमें इनफ जानकारी आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा बाहर जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी असंतुष्ट है, मुझे तो ऐसा पूरा उम्मीद है कि आप असंतुष्ट नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद से, बट अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है तो आप उस बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं, जो मैं बता दूंगा उसका नाम, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आइए फिर शुरू करते हैं हम पहला से कि 10th और 12th में क्या मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 10th और 12th में क्या मार्क्स होना चाहिए, ये हमारा पहला डाउट है। अगर आप 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट होता ही है कि हमारा मार्क्स, जैसे मान लीजिए किसी का मार्क्स अगर 10th या 12th में 3rd डिवीजन है तो, या फिर फेल है और फिर दोबारा एग्जाम देके पास हुआ है, तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है आपके समक्ष है, वो है कि 10th और 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं यहाँ पे कि 10th और 12th के मार्क्स से यूपीएससी कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके 10th में आप फेल हो, 2nd हो, 3rd हो, या बिहार टॉपर या यूपी टॉपर, जिस बोर्ड से एग्जाम दिए वो बोर्ड टॉपर हो, यूपीएससी को कुछ लेना देना नहीं है। यूपीएससी ये नहीं ढूंढती है कि आप पास्ट में क्या थे, पहले टॉपर थे या फेल्यूअर थे। वो चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में क्या है वो उसके समक्ष आप प्रदर्शन करें कि आप अभी क्या है। उसके पास्ट से कोई मतलब, आपके पास्ट से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप जैसे कि आप दूसरी बार या तीसरी बार, हाँ, लेकिन पास होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप समझ सकते हैं अगर 10th में पास हो गए तभी 12th में जाएंगे, तो पास होना चाहिए। जैसे आपका 10th और 12th में एग्जाम्पल के तौर पे दोनों में 3rd डिवीजन मार्क्स है, ठीक है,
थर्ड डिवीजन, फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे मार्क्स नहीं पूछ रही है कि 10th में आप इतना पुअर प्रदर्शन जो करके आए हैं, जो थर्ड डिवीजन लेके आए हैं, तो उसका गलत इफेक्ट आपके मार्क्स पे, सॉरी यूपीएससी में आपका उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना, इस मार्क्स को लेके कोई वहां पे आपसे पूछने वाला नहीं है। तो आप अगर आप 10th और 12th क्लास में है, आपका मार्क्स थोड़ा सा पुअर है, तो आप डोंट वरी अबाउट इट, आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना ले और आप अपनी आगे का प्रदर्शन, जो आगे की पढ़ाई है उस पर फोकस करें। 10वीं और 11th 12th के मार्क्स से इसको कोई परेशानी ही नहीं है। रही बात ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना होना चाहिए, दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी है जो अभी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, या फिर उनका लास्ट ईयर एग्जाम हो चुका है, मार्क्स अभी आए हैं, उनको भी इस बात से परेशानी होती है कि हमारा मार्क्स अगर मान लीजिए जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में थोड़ा सा कम पुअर मार्क्स है, कम मार्क्स है, और थर्ड में 60% से कम मार्क्स रह गए, मान लीजिए 45 या 50% रह गया, 55 रह गया, तो आपको लगता है कि यार मेरा तो ग्रेजुएशन में यार कम मार्क्स है, हो सकता है कि यूपीएससी प्रॉब्लम हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इतना बस एक बात जान लीजिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, बस पास होना चाहिए आपको, ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन तक डिग्री, आप ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। एक बात और, ग्रेजुएशन की डिग्री में आप जैसे कि आप ऐसा नहीं है कि केवल बीए करके ही आ सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री आपके पास होना चाहिए। जैसे बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम कर रहे हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, बस इससे ज्यादा इसका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कितना मार्क्स होना चाहिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कितना ही मार्क्स पे आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको पास होना चाहिए, बस इतना समझिए। 10th और 12th के बाद तो हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपके पास कोई भी उसके समकक्ष डिग्री है तो चलेगा। जैसे बीटेक हो गया, ठीक है, मैं अभी बोला था, आप आर्ट से कर रहे हैं, फिर साइंस से कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स लेके कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से कर रहे हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बस इसका क्वालिफिकेशन यही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये दो बातों पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगली बात जो है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, ये और ये बस इतना ही था कि आपको मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। पास्ट में क्या थे यूपीएससी नहीं देखती है, प्रेजेंट में आप क्या है, अपने आप को उसके समक्ष किस तरह से प्रदर्शन करते हैं ये देखती है, ठीक है। ये दो बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरी बात जो है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसी को अगर आप मान के चलते हैं तो ये तो क्वालिफिकेशन से आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको इसमें भी मान सकते हैं, ठीक है, कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप इसका एग्जाम देना, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। अगला है एज को लेके बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों में कि हमारा एज जो है अभी तो मान लीजिए किसी किसी का 30+ हो गया है, वो भी अब जैसे यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू देख रहा है। हमको तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आप लोग इतना ज्यादा इंटरव्यू पसंद कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको कम करिए, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो इंटरव्यू देखने से, केवल इंटरव्यू देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बात और जान लीजिए कि किसी को 30+ हो गया है तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह देख रहा है, उसको लगे कि यार मुझे भी एक बार चांस लेना चाहिए, यूपीएससी देना चाहिए, देने का मन है, लाइफ में कुछ नहीं किया तो एक बार यूपीएससी ही दे देते हैं, तो ठीक है। उसको एक एज के लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या एज होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, मैं बता देता हूं कि इसका मिनिमम जो एज है, अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। जिस साल आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 1 अगस्त को, जैसे मान लीजिए कि आप 2021 में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 अगस्त 2021 को आपका जो एज है वो 21 साल पूरा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो एज है आपका 21 साल होना चाहिए। 21 साल से पहले आप इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ये पहला इसका है। अब ये होता है, सपोज कि मैं तो 21 साल का हूं, लेकिन मेरा लास्ट एज क्या है जब मैं फॉर्म फिलअप, जो एलिजिबिलिटी होती है इसकी, वो उसके योग्य, जिससे मैं निर्योग्य हो जाऊंगा, मैं योग्य नहीं रहूंगा अगर मेरा एज जैसे कितना हो जाए, ये बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल से आते हैं, ये तो सबके लिए है कि आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, लेकिन अगर आप जनरल से आते हैं, ठीक है, या फिर आप ओबीसी से आते हैं, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, या फिर आप SC ST से आते हैं, तो अब इस पे थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है कि कब आपका एज जो है एग्जाम देने के लायक आप नहीं रहिएगा।
एग्जाम देने वाला जो आपका एज है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए शुरू तो सब 21 साल से ही करेंगे, 21 साल से ही सबका शुरुआत होगा, लेकिन जनरल के लिए ये लास्ट एज जो है वो है 32। अगर आप 32 ईयर्स का हो गए हैं तो आप 32 ईयर्स के बाद से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। अगर आपका उम्र 33 साल है तो फिर आपका सपना अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी देने के, तो सॉरी, आप नहीं दे सकते हैं। इसका एज जो लास्ट एज है जनरल के लिए वो 32 साल ही है। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए एज जो है 35 साल है। ओबीसी के लिए ये 35 साल है। 35 साल के बाद ओबीसी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। ठीक है। SC/ST की बात करूं तो ये 37 यानी कि 37 साल है। 37 साल तक एग्जाम। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको मैं इसके अंदर घुस के डिटेल से चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए आप 21 से 32 तक देखिएगा तो 9 2 11 साल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 11 साल कंटिन्यू एग्जाम दे सकते हैं, नहीं। अगर आप 21 साल से अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं देना, 32 साल तक एग्जाम देते हैं तो आपका अटेम्प्ट 11 अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं दे सकते हैं। जनरल के लिए जो है अभी मात्र 6 अटेम्प्ट है। 6 अटेम्प्ट है यानी कि 6 साल 6 बार ही आप इस बीच में 21 से लेके 32 का जो आपका एज है उस बीच में आप 6 बार ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। 6 से ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। चाहे आप शुरू से जैसे आप 21 से ही स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 21 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने 21 से स्टार्ट कर दिया तो आप इससे 6 यानी कि 27 तक जाते हैं उसके बाद मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। अगर मैं कंटिन्यू अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 6 अटेम्प्ट के बाद से मेरा एलिजिबिलिटी जो होता है वो खत्म हो जाएगा और मैं योग्य नहीं रहूंगा एग्जाम के। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं 35 साल के एज तक 9 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 9 बार एग्जाम को दे सकते हैं। और 37 साल SC/ST की बात करूं तो SC/ST वाले जो है ये लोग जो है ये 37 साल तक कंटिन्यू चाहे तो एग्जाम दे सकता है। इनके ऊपर कोई इस तरह का पाबंदी नहीं है कि आप 6 या 9 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। ये लोग जैसे कि 21 साल से लेकर 37 साल तक अगर आप देखिएगा तो लगभग 9 7 16 अटेम्प्ट ये दे सकते हैं। 15-16 अटेम्प्ट जो है इनका पूरा, इसे 21 साल से स्टार्ट किया और 37 साल तक हर साल एग्जाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हर साल एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट बहुत है। 6 अटेम्प्ट अगर निकालना होगा तो आप 1-2 रन में निकाल लीजिएगा। ओबीसी के लिए 9 और SC/ST के लिए अगर मैं 15 भी काउंट करूं तो भी सोच लो कि आप इतना सारा आपको अटेम्प्ट मिल रहा है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर एवरेज विद्यार्थी भी है, अगर आपका 10th 12th में अभी जैसे कि बोला, अगर आपका पुअर मार्क्स भी है, जैसे 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन से होके आ रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को इस मोड पे लाके आप अपनी योग्यता में सुधार करिए और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि एक एज क्या होना चाहिए। अब मैंने 4 चीजों पे चर्चा कर ली। एग्जाम पैटर्न जो होता है ये इस पे थोड़ी सी गहराई से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे जो मेन कंफ्यूजन होता है, कितना पेपर होता है, किस तरह से एग्जाम होता है, कब एग्जाम होता है, इस सारा चर्चा जो है हम इसी पॉइंट में करेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है कि कैसे एग्जाम यूपीएससी लेती है, कैसे कंडक्ट करती है। साथियों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं जो कि मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मान लीजिए हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आईपीएस का एग्जाम अलग से होता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को हटाइए। मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस मुद्दे पे भी कि देखिए एक संस्था है यूपीएससी करके, ठीक है, यूपीएससी करके एक संस्था है भारत सरकार के अंतर्गत। थोड़ा सा आप जब आगे जाइएगा, पॉलिटी पढ़िएगा तो आप समझ में आएगा आपको कि भारत सरकार के अंतर्गत जो संस्था मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहा हूँ कि भारत सरकार के अंतर्गत संस्था है, तो कुछ संस्थाएं स्वायत्त भी होती है। तो ठीक है, तो एक स्वायत्त संस्था है यूपीएससी। अब स्वायत्तता क्या होती है अब आगे जाकर आपको पढ़ना, जब सब सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे स्वायत्त संस्था क्या होती है उस सब चीजों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे जब सिलेबस पढ़ेंगे। तो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है सीएससी करके, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएससी करके ये वाला जो संस्था है वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है सीएससी करके। और इसी एग्जाम को देने के बाद से आप आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, आईएफएस भी बनते हैं। मैं यहाँ पे आईएफएस बोल रहा हूँ, आईएफएस मतलब यहाँ पे फॉरेन सर्विस से है, आईएफएस भी बनते हैं। हालांकि फॉरेस्ट सर्विस भी यही एग्जाम कंडक्ट करती है। बहुत सारा एग्जाम, एक ही एग्जाम ये सीएससी का एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करती, बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है और बहुत सारे पदों पे बहाली भी करती है। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, सीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कंडक्ट कौन संस्था कर रही है, यूपीएससी कंडक्ट कर रही है इस एग्जाम को,
तो अगर आप सीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो इस तरह से आगे जब जैसे आगे मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से लगभग 24 प्रकार का जॉब होता है इसमें, और आपको कोई भी जॉब मिल सकता है। अब रैंक डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी जॉब के लिए क्या आप जो उसका कैरेक्टर है उसको फुलफिल करते हैं, कौन कितना आप, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम 1 नंबर स्थान लाते हैं तो आप अपने मनपसंद सर्विस को चुन सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। आपका रैंक डिसाइड करेगा कौन सी सर्विस दी जाएगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप कौन सी सर्विस दी जाएगी। हाँ, आपको पूछा जाता है, फॉर्म जब भरिएगा तो पूछा जाता है कि आप अपना जो कर्म होता है कि आप पहले आईएएस, फर्स्ट पे आईएएस रख दीजिए, फिर दूसरे पे आईपीएस रख दीजिए। इस तरह से आप अपने को आप अपना विचार रख सकते हैं कि हमको पहले नंबर पे चाहिए, ये नहीं मिला तो हमको ये दे दीजिएगा, ये नहीं मिला तो हमको अगला दे दीजिएगा। जैसे कि आप पहले पे आईएएस रख दीजिए, अगर आपको आईएएस के लिए आप उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक नहीं आ रहा है तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमको आईपीएस दे दीजिए। मतलब अपना दूसरा जो प्रेफरेंस है वो आप आईपीएस रख सकते हैं। तीसरा पे और जो आगे आपको जो भी पसंद है, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, ये सब चीजें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप केवल रख ही सकते हैं। डिसाइड वही करेगा आपका रैंक क्या है और किस हिसाब से आपका मार्क्स है यूपीएससी में, वही रैंक जो मैं बोल रहा हूँ वो डिसाइड करेगा। 1 मिनट में देखना चाहोगे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो साथियों, हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन थोड़ा सा शायद उसमें ब्लर आ गया था। पिछले जो वीडियो अभी तक रिकॉर्ड हुआ मैं तो कंफ्यूजन में आया है ब्लर, लेकिन ब्लर दिख रहा था मुझे। तो अगर ब्लर आ गया होगा तो आप उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मैं जो बोला हूँ वो तो स्पष्ट शायद सुनाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, हम लोग अब जान चुके हैं कि इसका क्या, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी जान चुके हैं कि इसका एज क्या होना चाहिए। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये थोड़ा सा बड़ा हम इस पे डिस्कस करना चाहेंगे, ज्यादा थोड़ा सा गहराई में उसको डिस्कस करना चाहेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानते होगे, अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव होगे तो इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम होता है। 3 एग्जाम कौन कौन सा होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें सिलेबस क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे, और एग्जाम कब होता है, एक एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, इन सब बातों को हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसको कोऑपरेट करिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से आप यूपीएससी के जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बोला था कि 3 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तीसरा एग्जाम जो होता है थर्ड। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम जो होता है ये लगभग, इसका डेट आप मुझसे पूछिए कि सर ये बता दीजिए कि इसका डेट कब होता है। तो इसका डेट देखिए, इसका डेट कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है। और यूपीएससी जिस तरह से हम गेस करते हैं कि पिछले सालों से एग्जाम लेते आ रही है, तो लगभग मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक एग्जाम ले लेती है। हालांकि 2 साल से इधर उधर इसका जो शेड्यूल है गड़बड़ हो गया है कोरोना की वजह से, क्योंकि पिछले साल जो इसका एग्जाम हुआ था 4 अक्टूबर को हुआ था, और इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो 10 अक्टूबर को दे दिया गया। हालांकि एग्जाम 27 जून को ही था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 10 अक्टूबर को कर दिया गया है। तो आप जनरली इसको मान सकते हैं कब, मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में लगभग इसका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। अगर सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल रहा तो, नहीं तो बाकी यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सिचुएशन है और किस तरह से एग्जाम का जो डेट है उसको चेंज करना है, एक्सटेंड करना है, ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं दोस्तों। इसमें पेपर जो होते हैं, अब हम इस जो पेपर की बात करते हैं, पेपर की बात यहाँ पे जो कर रहे हैं इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही सिलेबस को भी इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि ये 3 पॉइंट जो हम एक ही पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ये आगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में हमको घुसना ही होगा अगर हम जानना चाहते हैं तो 2 पेपर इसमें होते हैं, एक होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसैट का, ठीक है। अब दूसरा पेपर सीसैट का। अब देखिए, ये जो जीएस और सीसैट का पेपर होता है, अब आप एक बात थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना ही होगा कि क्या चीज इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे जीएस का पेपर जो होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जो पेपर होता है। आपको समय इसके लिए दिया जाएगा 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे में आपको लगभग कितना 100 क्वेश्चन आता है, तो 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना अटेम्प्ट करते हैं। मैं ये भी बता दूंगा कि जो कट ऑफ लेता है वो कितने, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सही है आपका, तो आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। 2 घंटे का समय होता है। एक बात और जान लीजिए कि ये क्वेश्चन होता है, ये 100 क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं,
और 4 में जरूरी नहीं कि एक सही हो, जैसे कि हम लोग अभी तक 10th 12th में देखते आ रहे हैं कि 4 ऑप्शन होता है, या फिर उसमें जो क्वेश्चन होता है 4 ऑप्शन में उसमें एक सही होता है और 3 गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें नहीं होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि एक सही हो, ये भी हो सकता है कि 2 सही हो, ये भी हो सकता है कि 3 सही हो, ये भी हो सकता है कि 4 सही हो। 4 ऑप्शन के बाद से नीचे दिया होता है कि कूट करके दिया होता है कि 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, या फिर चारों सही है। इस तरीके से कोई कूट उसमें दिया रहता है। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मोर देन वन क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है। एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है वो चारों में एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, एक भी नहीं सही हो सकते हैं, और सब सही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, अगर आप गेस कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप 60 क्वेश्चन का तुक्का लगा रहे हैं, आपका तुक्का लगाने का तरीका जो है गलत है, वैज्ञानिक नहीं है, तो 60 में भी 50 क्वेश्चन में गलत करके आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। इतना जबरदस्त इसका जो कूट देता है वो होता है। मैं आपको डेमोराइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और कुछ नहीं मेरा मतलब है। आप इतना जान लीजिए कि जीएस में 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसमें 7 टॉपिक है। सिलेबस में से जनरल साइंस हो गया, ठीक है, साइंस जनरल साइंस हो गया, वो लिखा इतना ही है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरह से करके 7 जो करंट हो गया, इस तरह से करके 7 हमारा क्या टॉपिक है। आप सिलेबस कहाँ से निकालना है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बिना सिलेबस और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप एक एग्जाम के बारे में जानना, तो एग्जाम को निकालना तो दूर की बात है, एग्जाम के बारे में जान भी नहीं पाइएगा। एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप जो आपके दिमाग में हुआ बना हुआ है कि यूपीएससी होता है, आईएएस का एग्जाम है, मजाक नहीं है, तो मजाक ही है अगर आप सही से कर रहे हैं तो। ये बात आप ध्यान रखिए। अब आगे मैं बताता हूं आपको कि अगर आपके पास जैसे कि 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का, अगर आप इसमें जैसे जनरल, ओबीसी और एसएसटी, फिर पीएच वाले के लिए अलग अलग तरह का कट ऑफ निकाला जाता है, लेकिन अगर आपका 60 क्वेश्चन सही है, 60 क्वेश्चन से, एक बात और मैं बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है 1/3 करके। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत है तो एक सही भी चला जाएगा आपका। अगर मान लीजिए कि आप जैसे 3 क्वेश्चन गलत करके आ गए तो आपका एक सही भी चला जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्क्स इस पे होता है। अगर आपका 60 काट छाट के, जैसे गलत गलत जो है उसको काट उठ के, और आपका 60 सही है, तो आप सेफ जोन में है, चाहे कैटेगरी आपका कोई भी हो। अगर आप जैसे SC ST में है तो आपका 40-45 क्वेश्चन, 40 सही है, 45 सही है, क्योंकि 80-85 90 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। SC ST वालों को जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास जाता है। तो आप सोच के देखिए, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, 100 में अगर आप SC ST से है तो आपका अगर 50 क्वेश्चन भी सही है तो आप सेफ जोन में है। जनरल है तो 60 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको लगभग तरह से देखा जाए तो 50% ही स्कोर करना होता है। अब सोच के देखिए कि इतना ज्यादा ये एग्जाम भारी नहीं, एग्जाम ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। अगर आप नॉर्मल विद्यार्थी है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन है आप में, तो 50 क्वेश्चन 50% मार्क्स लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस एग्जाम को लेकर जो हुआ हमारे दिमाग में है कि यूपीएससी होता है, आईएएस होता है, उस एग्जाम की वजह से हम 50 क्वेश्चन भी, उस प्रेशर की वजह से 50 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। दूसरा पेपर जो होता है, इसमें मैंने बताया कि क्या क्या होता है। अगला पेपर जो होता है सीसेट का, और सीसेट में होता है मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, आप जैसे कि आप उसमें एक कंप्रीहेंशन दे देगा, कुछ पैराग्राफ दे देगा, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपका 1-2 क्वेश्चन दे देगा। आप उस पैरा को पढ़िए, और उस पैरा के अकॉर्डिंग उसमें जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर देना होगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्वेश्चन भी रहेगा और उसमें ऑप्शन भी रहेगा, उसमें ऑप्शन को टिक करना होगा, इस तरह से। तो मैं बता देता हूं, अभी तक जो मैं देख पाया हूं, मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर, तो इससे लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन है, 40 प्लस, अब 45 मान सकते हैं। किसी साल मैंने देखा कि 49 क्वेश्चन भी है, दोनों से मिलकर, मैथ और रीजनिंग से मिलकर, लेकिन आप एवरेज 40 मान के चलिए, और लगभग 30 के आसपास, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 45 कर लीजिए, तो ये 35 के आसपास, 35-30, किसी साल ये 50 चला जाता है तो ये 30 आ जाता है। इस तरह से इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं बल्कि 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का ये भी होता है, दोनों 200 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि पीटी आपका जो फर्स्ट एग्जाम है, इसको हम लोग पीटी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। पीटी में 200 मार्क्स का, सॉरी 200 मार्क्स का 2 पेपर होता है, एक जीएस का, एक सीसेट का। लेकिन हमारे लिए एक फायदा, आप एक जो लाभ है वो आप ये बोल सकते हैं कि ये सीसेट का पेपर है, केवल क्वालिफाई मार्क्स को होता है, यानी कि आप 30% इसमें मार्क्स अगर आप ला रहे हैं
27 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आपका क्या इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि इसका मार्क्स जो होता है, जैसे कि कट ऑफ के बारे में बात कर रहा था ना, कट ऑफ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि जनरल के लिए 100 कट ऑफ गया पीटी का, तो केवल इसी में आपको पीटी में जो बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ 100 जा रहा है, मेंस लिखने के लिए आप तभी एलिजिबल हो जाएगा जब एग्जाम को पीटी को क्वालिफाई करिएगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि आपको इस एग्जाम को लिखने के लिए, इस एग्जाम को, ये केवल पीटी है प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसको लिखने के लिए सेकंड एग्जाम जो इसका मेंस का एग्जाम है, तो उसको लिखने के लिए आप पीटी क्वालिफाई करते हैं। फिर आप पीटी में जाइएगा आगे, तो मेंस आप लिख रहे हैं, तो मेंस अगर आप इंटरव्यू तक जाना चाहते हैं तो आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा। ऐसे होता है इसमें। मैं यहाँ पे था कि इसका जो मार्क्स है वो कट ऑफ में नहीं जोड़ता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन सही आया तो 100 मार्क्स आपने गेन किया इसमें। अगर इसमें मान लीजिए कि आपका 40 क्वेश्चन सही आया, 40 गुना से 100 मार्क्स इसमें भी आपने गेन किया। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा जो कट ऑफ बनेगा वो 100 मार्क्स जोड़ के बनेगा, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे इसमें 80 का 80 सही करके आ जाए, कोई मतलब नहीं बनता है आपका। अगर मान लीजिए कि इसमें 80 का 80 सही है और इसमें मान लीजिए कि 100 कट ऑफ जा रहा है जनरल के लिए, और आपने आपका जो मार्क्स है 99.5 है, 99, तो भी आप एलिजिबल नहीं है मेंस लिखने के लिए। आप यहाँ से अलग कर दिया जाओगे, यानी कि आप मेंस लिखने के लिए आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब आप इसमें कितना हो स्कोर कर ले, अगर आपका इसमें कट ऑफ नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसीलिए आप अपने जीएस पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और सीसेट केवल क्वालिफाई मार्क्स है। अगर आपका 27 क्वेश्चन भी सही है, यानी कि 30% मार्क्स आपको लाना होता है, 30% आप मार्क्स ला रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल है मेंस लिखने के लिए। इस तरह से इसका मार्क्स जो है, सीसेट का मार्क्स जीएस में नहीं जुटेगा। और कट ऑफ जो बनेगा पीटी का वो केवल जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसी से कट ऑफ बनेगा आपका, न कि सीसेट से। तो आप उम्मीद करता हूं कि पीटी एग्जाम के बारे में आपका जो जानकारी है वो आप ले पाए मुझसे। अब देखिए, पीटी के बाद से हम अगर इस एग्जाम में जैसे मान लीजिए कट ऑफ पार कर गए, एक मिनट दोस्तों, सपोज कीजिए कि हम कट ऑफ पार गए, पीटी का कट ऑफ जो होता है, पीटी का कट ऑफ जो होता है वो हम पार कर गए, ठीक है। तो पीटी का कट ऑफ पार करने के बाद हम मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा मेंस के लिए। अब देखिए, जब आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो इसमें टोटल 9 पेपर होता है। मैं 9 कौन कौन होता है बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, इसमें 9 पेपर है और ये इसमें 2 पेपर जो है वो यहाँ जैसे पीटी में एक पेपर क्वालिफाई था, सीसेट का पेपर जो था वो क्वालिफाइंग था, इसी तरह से इसमें भी 2 पेपर है वो क्वालिफाई करना होता है आपको। वो पेपर आपको केवल क्या क्वालिफाई करना होता है, उससे रिजल्ट में मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। आप आगे बढ़िए। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है एसए का, ठीक है। फर्स्ट पेपर किस चीज का होता है, जिसको निबंध बोलते हैं, एसए का। एसए का पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, ठीक है, 250 मार्क्स का। उसके बाद से 4 पेपर इसमें जो होता है, ये 4 पेपर जो है जीएस का होता है, जीएस। और ये पर पेपर जो होता है 250 मार्क्स का होता है, 250, ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250। साथ ही देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शनल के तौर पे एक पेपर रखना होता है, ऑप्शनल के तौर पे एक पेपर रखना होता है। और वो है कि आप जो भी ऑप्शनल आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। जो ऑप्शनल आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि पोल साइंस है, ऐसे उम्मीद किया था कि जो आप ग्रेजुएशन में करके आ रहे हैं उसी चीज को ऑप्शनल रखें, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बीटेक करके आ रहे हैं तो अगर आप अपनी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ आके हिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल के तौर पे चूज करना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सब्जेक्ट जो है चूज करना ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट, मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, तो साथियों हम बोल रहे थे कि इसमें 250 मार्क्स का, और ऑप्शनल के तौर पे आपको एक सब्जेक्ट रखना होगा जो आपको अच्छा लगे और जो यूपीएससी के लिस्ट में हो। ऑप्शनल के तौर पे कितना लिस्ट है वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा कि कितना सारा सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस, आईआर जो है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी,
हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो आप रखना चाहे आप रख सकते हैं किसी एक को, लेकिन चूज एक करना ही होगा। इसमें आपको ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, एक तो ऐसे पेपर हो गया, 4 जीएस के पेपर हो गया, और 2 जो है 250 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है। ये जो 2 मार्क्स है, ये जो 2 पेपर है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ऑप्शनल जो होता है 250 मार्क्स का 2 पेपर होता है, 250 मार्क्स का 2 पेपर अभी हो रहा है, ठीक। अब देखिए, अगला एक पेपर होता है, एक इंग्लिश क्वालिफाइड, एक और एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ये जो पेपर है मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मन में एक और डाउट होगा ना कि इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के, जैसे आप हिंदी हार्टलैंड क्षेत्र से आ रहे हैं, यूपी बिहार इस सब से आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हमको तो इंग्लिश आता नहीं, हम इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, तो क्या हम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना ही होगा। अगर आप सोचे कि हम बिना इंग्लिश पढ़े हुए और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, बिना इंग्लिश हमको बिल्कुल नहीं आता एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको दिक्कत, थोड़ा सा नहीं, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्या रीजन है मैं बता देता हूँ, और कितना आपको इंग्लिश आना चाहिए ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका 10th लेवल का इंग्लिश आता है, थोड़ा सा भी आता है, क्योंकि जब एग्जाम का पेपर देखिएगा ना यूपीएससी का, तो आपको लगेगा कि ये तो हम 10वीं क्लास का जो पेपर दे के आए हैं, बिहार बोर्ड का, ये यूपी बोर्ड का, उतना ही उसी लेवल का ही पेपर होता है, उससे ज्यादा लेवल इसका नहीं होता है। तो अगर आपका थोड़ा सा, जैसे आप नहीं आ रहा इंग्लिश, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके चाहे आप कहीं भी है, वहां पे भी आप 1 महीने में इंग्लिश उतना सीख सकते हैं कि आप इंग्लिश क्वालिफाई जो है, इंग्लिश का पेपर जो है क्वालिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो 2 पेपर होता है, 8वीं और 9वीं पेपर जो है, एक तो आपको इंग्लिश लेना ही है। ये इंग्लिश 300 मार्क्स का होगा, ठीक है, और इसमें आपको 300 मार्क्स में 25% मार्क्स जो है वो लाना होगा। दूसरा, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी संविधान की अनुसूची में 22 को जो भाषा शामिल किया गया है, जैसे मैथिली हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी उसमें शामिल, कन्नड़ हो गया, गुजराती हो गया, उसमें से आपको एक, आप जो आपको पसंद आए वो आप रख सकते हैं, लेकिन एक आपको रखना होगा। सपोज कीजिए हम हिंदी हार्टलैंड क्षेत्र से आते हैं तो हिंदी रख लेते हैं, ठीक है। आपके अगर आप मैथिली आपको आता है, मैथिली आता है तो आप मैथिली रख सकते हैं, आपको गुजराती आता है तो गुजराती रख सकते हैं, जो आपको आता है वो आप रख सकते हैं। तो ये भी 300 कितने मार्क्स होगा, 300 मार्क्स का ये भी होगा, और इसमें भी आपको 25% ही गेन करने होंगे मार्क्स, इससे ज्यादा गेन नहीं करें। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, कि ये जो 2 पेपर है, 8 और 9 पेपर, ये मैं बार बार 9 बोल दे रहा हूँ, ये 8 नंबर का पेपर है, और ये नंबर इसी क्रम में, लगभग इसी क्रम में एग्जाम भी होता है, पहले निबंध का पेपर होता है, उस तरह से। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पेपर की तरह हम एक पेपर आज लेता होगा तो दूसरा 1 हफ्ते बाद लेता होगा, तो नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जिला चलाने के लिए दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो खोजेगा ही आपसे। तो इसका पेपर जो होता है, एक सुबह से एक शाम करके होता है। अब मैं थोड़ा सा, आप बोलिएगा डिमोरलाइज कर रहे हैं सर, डिमोरलाइज नहीं कर रहा, आपको सच्चाई से परिचित करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ सच बताना चाहता हूँ कि आप अपना डिसीजन आप खुद से ले सके कि आपको क्या करना है। एक पेपर सुबह लेगी तो एक पेपर शाम में लेगी। एक पेपर में 4-5 सब्जेक्ट है, जैसे मैं पेपर 2 की बात करूं, अगर इसमें मैं जैसे जीएस का 1 पेपर जो है, इसमें आपको जियोग्राफी मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न, एंशियंट, मेडिएवल से, आर्ट एंड कल्चर क्षेत्र से, फिर जियोग्राफी में आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, आपदा प्रबंधन, इस तरह से करके बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि इतना सब्जेक्ट है एक के अंदर, एक पेपर के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और इसका पेपर आपको सुबह में देना है। तो इसका सेकंड पेपर जो है, इसका सेकंड पेपर जिसको पोल साइंस आईआर मेनली बोला जाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट वगैरह भी आ जाता है, तो ये सब इसका आपको शाम में देना होगा। आप समझ रहे हैं कि क्या कर रही है यूपीएससी, क्या खेल है इसका। तो ये खेल ये है कि आपको ऐसे ही जिला चलाने के लिए नहीं दे देगी, आपको निचोड़ेगी, और इतनी जबरदस्त तरीके से निचोड़ती है कि या तो आप भग जाए, या फिर अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर वो समझ जाए कि हमारे लायक ही है, यही हमारे लायक है जो सक्सेस हो गया। यानी कि जो इस प्रेशर को झेल लिया, एक पेपर में कई सारे सब्जेक्ट, और एक पेपर आपको सुबह देनी है तो दूसरी शाम में देनी है। 20 क्वेश्चन पर पेपर में आएगा, मैं भी डिस्कस करूंगा उसको भी लेके। मैं अभी यहाँ पे था
कि इंग्लिश का पेपर और जो हिंदी का पेपर। हिंदी में आप, मैं बोला था संविधान में 22 जो भाषाएं यूज कर गई उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक इंग्लिश अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने मन से ले सकते, क्यों नहीं यहाँ पे अभी अपने मन से ले ले, ऐसा नहीं। एक इंग्लिश आपको लेना ही होगा, एक इंग्लिश ये वाला आपका कंपल्सरी है कि आपको ये लेना ही होगा, और इसमें 25% मार्क्स गेन भी करना होगा। अगर इसमें जो ये हिंदी की जगह पे जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें 25% मार्क्स गेन करना होगा। मजे की बात दोस्तों ये है कि अगर आपका इसमें 25% मार्क्स नहीं आता है और इसमें 25% मार्क्स नहीं आता है तो आपका बाकी जो ये पेपर है वो जांच ही नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कितनी मजे वाली बात है ना। अगर आप इसमें 25% मार्क्स नहीं लाते हैं, 25% मार्क्स तभी लाइएगा तभी आपका ये पेपर जांच होगा, अन्यथा ये पेपर में आप कितना हूँ बेटर परफॉर्मेंस करके आए हैं, कुछ भी लिख के आए हैं, कितना हूँ आपको लग रहा हो कि हम तो बहुत अच्छा से लिख के आए हुए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आपका इसमें 25% मार्क्स नहीं आता है तो ये पेपर जांच ही नहीं किया जाएगा, इसे कूड़े में डाल दिया जाएगा। आप समझ गए हो इस बात को? आप इस बात को लेकर प्रेशर में नहीं आना है कि हम कैसे क्या बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। और आप क्वालिफाई अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो आपका पेपर ये जांच नहीं होगा, ये भी सच्चाई ही है। ठीक है, अब देखिए ये 250 और टोटल मार्क्स आप यूपीएससी के बारे में पूछिएगा तो 2025 मार्क्स 2025 मार्क्स का होता है टोटल। अब देखिए आप इसको ऐड करिएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अगर आप जैसे कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है या फिर हिंदी अच्छा है, हिंदी आप ले लिए, या फिर गुजराती अच्छा है, गुजराती आप ले लिए, मैथिली अच्छा है, मैथिली बहुत आप ले लिए, और आप सोच रहे हो कि हम क्यों नहीं इसमें 300 में 290 मार्क्स ला दे। इसमें भी अगर आपका इंग्लिश अच्छा है 300 में 290 मार्क्स हम ला दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें 300 में 300 मार्क्स भी लाते हैं कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि फाइनल जब मेंस का फाइनल लिस्ट बनेगा तो केवल इतना ही जोड़ेगा उसमें। ये वाला आपका एग्जाम, ये वाला जो लिया है केवल क्वालिफाइंग पेपर है, आपको क्वालिफाई इसमें 25% लाए क्वालिफाई। अगर आप इसमें 60% लाए, 70 लाए, 80 लाए, 90 लाए, कोई मतलब नहीं बनता, इसका मार्क्स ही नहीं ऐड होता है। समझ पा रहे हैं? देखिए खेल इसका कि क्वालिफाई तो आपको करना ही है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करिएगा तो ये पेपर जांच नहीं करेगी यूपीएससी। और आप इसमें कितना हो अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, इसमें आपका गंदा परफॉर्मेंस है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो आपको अब ये चीजें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें शेयर करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक मंत्र होता है, कम किताबें पढ़िए, जहां जरूरत है वहीं फोकस करिए, जहां हमको काम चलने लायक है। जैसे हम हिंदी बिना पढ़े भी, अगर हिंदी हार्टलैंड क्षेत्र से आते हैं तो बिना पढ़े भी हम 300 में 25% मार्क्स यानी कि 75% मार्क्स 75 मार्क्स 75 मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर हमको इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप थोड़ा सा देख लीजिएगा हमको किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस तरीके से हमको अपने आप को तैयार होकर एग्जाम में चले जाना है। हम देख रहे हैं कि जो फाइनल लिस्ट बन रहा है इन पेपरों से बन रहा है, हम क्यों ना जो यहाँ मेहनत कर रहे थे 50% मार्क्स 60% 70% गेन करने के लिए, हम क्यों नहीं इस पे यहाँ लगा दे। तो मैं केवल इसीलिए ये बता रहा हूँ कि केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है ताकि आप इस पे कम ध्यान दें, काम से काम रखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पे ध्यान दें जो पेपर क्या क्वालिफाइंग नहीं है, जिसका मार्क्स मेंस में मायने रखता है। अब देखिए 250 मार्क्स का सारा, जैसे कि आप ये तो आप समझ गए कि ये केवल क्वालिफाई करना है आपको, और क्वालिफाई नहीं करिएगा तो ये पेपर जांच नहीं होगा। तो 250 मार्क्स का ये पेपर होता है, 250 का निबंध होता है, इसमें 2 निबंध आता है, लिखना होता है आपको। ऐसे 4-5 निबंध एक का रहता है, 4-5 एक का, उसमें से आपको एक एक करके एक दोनों में से लिखना होता है। फिर आप आइएगा इसमें, इसका जो जीएस का पेपर 1 है जिसको मैंने बोला था हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आप इसमें मैं मेनली बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाता है, और इसे उतना डिटेल में अगर आप उसकी चर्चा करिएगा, जैसे मैं अभी बोला ना कि आप ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा सा बाहर आ जाए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और क्या आपदा प्रबंधन, तो सबको तोड़ के मैं नहीं बोलूंगा कि उतना भी टाइम नहीं है। अगर उस तरह से बोलेंगे तो शायद 2 घंटा भी पार कर जाए वीडियो, तो उतना नहीं बोलूंगा मैं। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो 250 मार्क्स का है इसमें आप हिस्ट्री, मेनली हिस्ट्री रख सकते हैं, जियोग्राफी रख सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी रख सकते हैं, और इसमें भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी भी रख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अगला जो है जीएस पेपर 2, इसमें आप मेनली रख सकते हैं पोल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस को, और आईआर को रख सकते हैं। आईआर का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे जो संबंध है जैसे चीन के साथ किस तरह से संबंध है, उसमें भी आपको दे दिया जाता है कि इस देश के साथ हमारा संबंध, मेजर संबंध जो है इस देश के साथ पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पेपर की बात मैं करूँ तो तीसरे पेपर में मेनली रहता है साइंस टेक, हम मान सकते हैं, साइंस टेक मान सकते हैं,
और इक्यावन में मान सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें छोटे छोटे, लेकिन इसमें इसको मान सकते हैं मेनली जो है इसको हम मान सकते हैं साइंस टेक यानी इकोनॉमी को मान सकते हैं। चौथा पेपर एथिक्स का होता है, और एथिक्स रहता है इसमें साथ थोड़ा सा गवर्नेंस एथिक्स में आता है, एथिक्स का पेपर होता है। ऑप्शनल के पेपर आप डिसाइड करोगे, जैसे कि आपका पोल साइंस है तो उसमें 2 पेपर होगा 250 मार्क्स का, अगर आपका हिस्ट्री है तो 2 पेपर होगा 250 मार्क्स का, अगर आपका ज्योग्राफी है तो 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स का। इस तरह से 250 मार्क्स का ये 2 पेपर होगा आपका, जो भी ऑप्शन डिसाइड आप करोगे। हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, जो भी है आपको उसमें 250 मार्क्स का 2 पेपर होंगे। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड करिएगा, जैसे कि ये 250, 250, 500, 500, 1000 और ये कितना हुआ 1500 और ये 250, ये टोटल मार्क्स कितना हुआ 1750। यानी 1750 मार्क्स को लेके आपका क्या मेंस का कटअप बनेगा, मेंस का कटअप बनेगा। और इस मार्क्स ये मार्क्स आपका डिसाइड करेगा कि आप इसमें कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, और ये मार्क्स आपका कहां तक लेके जाएगा, इसका थर्ड स्टेज जो है इंटरव्यू वाला, जहां पे हम जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू तक आपको लेके जाएगा इसका ये वाला सेकंड का मार्क्स। अब देखिए, अब आपका फर्स्ट मार्क्स से कोई मतलब नहीं, जो पीटी वाला जो मार्क्स था उससे कोई मतलब पहले से नहीं है। पहले से मैं बोल दिया हमको केवल मेंस लिखने के लिए था, अब आप मेंस लिख लिए, लेकिन मेंस में ये 2 पेपर है जिसका क्वालिफाइंग है, जिसके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। बाकी इसका जितना भी पेपर है उसका उसके जो 1750 मार्क्स है उससे आपको मतलब है, वहीं आपका सिलेक्शन में फाइनल सिलेक्शन में उसी को लेके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। आप कितना सक्षम है वो मेन से डिसाइड करता है, यानी कि यही पेपर जो है जीएस का जो पेपर है ये डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब तो हो गया ये इतना, आगे मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू होता है टोटल 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का। इतने मार्क्स का क्या होता है इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में आपके ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका डिसाइड करेगा। क्या ऑप्शनल के तौर पर आप क्या रखे हैं, ग्रेजुएशन किस क्षेत्र से करके आ रहे हैं, जैसे कि आप बीटेक करके आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपका बीटेक से, जहां से जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आ रहे हैं तो वहां से पूछ लिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि वहीं ऑप्शनल के तौर पर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी एक को रख लिए, या फिर आप यहाँ आके हिस्ट्री रख लिए, या फिर ज्योग्राफी जो आपको अच्छा लगा हिंदी लिटरेचर रख लिए, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके बीटेक से आएंगे जो जहां से आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को किस तरह से मोड़ना चाहते हैं। हालांकि उस पर वीडियो कभी बनाऊंगा अलग से ही, और आप इंटरव्यू इतना सारा देखते तो आपको थोड़ा सा वहां से भी नॉलेज मिलता ही होगा। तो ये टोटल मार्क्स जैसे 275 मार्क्स का इंटरव्यू और 1750, अगर जब आप इसको जोड़िएगा 275 और ये टोटल 2025 मार्क्स का होगा। अभी मैं बताया था कि टोटल एग्जाम जो होता है 2025 मार्क्स का होता है, और इसी पे डिसाइड होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन, आप इसमें कितना मार्क्स लाए हैं और आप मेरिट लिस्ट में आने के लायक है या नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस बात पे डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें कितना मार्क्स, अगर आप चाहें ये पूछ सकते हैं, जो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें अगर कितना मार्क्स हम लाए तो हम अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपका 1000 मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि अभी तक जो टॉपर्स है आप देख पा रहे हो 1000, 1100, इससे ज्यादा 50%, 55% तो हाईएस्ट गया हुआ है, 55% तक हाईएस्ट साइड गया हुआ है। तो आप सोचिए कि 100% में आपका अगर 55%, 50% भी मार्क्स है तो यूपीएससी आप क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, अगर आप थर्ड है या सेकंड है तो फिर किस बात का टेंशन है। 50% मार्क्स पे आप थर्ड है तो सोचिए कि यहाँ पे 50% लाकर टॉपर बनने जा रहे हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल घबराइए नहीं कि आपका इसमें कम मार्क्स है, यहाँ पे 50% ही गेन करने होते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक बात और से यहाँ पे कर दूंगा, जो याद आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं क्लियर कर दे चलूं। जैसे कि इसमें 2 आपको ऐसे लिखने होंगे, और इसमें जो है ये सारे जो आप देख रहे हैं ये लगभग 3 पेपर, GS1, GS2, GS3, इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास समय होगा 3 घंटे, 20 क्वेश्चन हो गए, 3 घंटे का समय रहता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। और एक क्वेश्चन की लगभग एवरेज मान सकते हैं 250 शब्द का, यानी कि 4000 शब्द आपको लिखने होंगे, 4000 वर्ड जो है आपको लिखने होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन होता है जो 150 शब्द का होता है, तो कोई 250 का हो जाता है। इस तरह से एवरेज आप मान के चलिएगा 200 शब्द, यानी कि 20 क्वेश्चन 4000 शब्द। तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में 4000 शब्द लिखते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है तो उसमें रटे क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, यही प्रेशर देता है और ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं। तो आप झेलने के लिए तैयार हो जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करने के लिए सोच लिए हैं
तो आप झेलने के लिए भी सोचे ही होगे, कुछ ना कुछ सोचे ही होगे। आगे देखिए, आगे जो मैं बोल रहा हूँ, आगे की बात मैं करूँ तो एथिक्स में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग, उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। कंडीशन दे दिया जाता है कि इस कंडीशन में अगर आप वहाँ का डीएम होते तो आप क्या करते हैं, फिर आप वहाँ का एसपी होते तो क्या करते, इस तरीके से आपका उसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। आप ऑप्शनल में, आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट देखिए तो आपको पता, जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश में तो आपको जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इंटरव्यू के बारे में बता चुका हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि इधर का सारा जो है वो क्लियर हो चुका है। कितने पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे किसमें क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये सब क्लियर हो चुका है। बात करूं मैं सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस के लिए आपको एक काम करना होगा, और मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको आवाज आ रही होगी, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सिलेबस की बात मैं करूं तो सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं पूछना है क्या सिलेबस है, क्या करना है। आप अपने पढ़ाई फोकस करिए, और टाइम मिले तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे टाइप करिए गूगल पे www.upsc.com, आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा और वहां पे हर चीज आपको डिटेल में दिया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए। अगर आप गाँव से आ रहे हैं, आपको हो सकता है कि उधर बुक ना मिल रहा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का या सिलेबस का, तो वहां से आप निकाल के पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे विजिट करिए अगर आपको जरूरत है तो। जरूरत है कैसे नहीं, अगर आप इसका सिलेबस और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखे हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन मैं 110% गारंटी दे रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं चलेगा हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या, फिर आप डिमोरलाइज होइएगा और खामोखा आप परेशान होकर फिर आप छोड़ दीजिएगा, तो इस क्षेत्र से ही हट जाइएगा। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने सोच लिया है कि हमको यूपीएससी करना है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हजारों बच्चों में एक बच्चा होता है ना, वही सोचता है कि हमको यूपीएससी करना है, सारे नहीं सोच पाते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो वेलकम है इस क्षेत्र में, आइए और लग जाइए, अचीव करिए अपने गोल को और नाम करिए अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, ठीक है, होगा ही, इसमें नो डाउट कि नहीं होगा। आगे की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस की बात करूँ तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से विजिट करिए। और मैं थोड़ी सी बात इस यहाँ पे ये भी चर्चा करूंगा कि आप शुरुआत कहाँ से करें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शुरुआत करने के चक्कर में विद्यार्थी क्या करते हैं कि शुरू ही नहीं करते हैं। मैं ये देखा हूं कि शुरू करने के चक्कर में, शुरू कहाँ से करें इसके चक्कर में शुरू ही नहीं करते हैं। तो आप देखिए, आप शुरुआत कहाँ से करिए। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए अगर आप ग्रेजुएट है तो, या फिर नहीं है फिर भी आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, पिछले साल का बैक ईयर का जो पूछा हुआ है, और इसका सिलेबस डाउनलोड करिए। आपको एक बात का आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसका सिलेबस क्या है। जब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आप अपने पढ़ाई को उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग मोड़िएगा कि हमको इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ये काम के लायक नहीं है। आपको 10 दिन 15 दिन जितना दिन लग रहा है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में, उतना दिन लगाइए, लेकिन पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए ठीक से, फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मोटे मोटे कोई बता दिया कि लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, तो ओपी गावा, क्या क्या बुक खरीद के रख लो और शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डिमोरलाइज के सिवाय और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक समय के बाद से खुद को आप मोटिवेट नहीं रख पाइएगा कि हमको कुछ आता भी है। तो आप उम्मीद करता हूं कि इस पैटर्न को आप समझ पाए होंगे। और मैं थोड़ी सी और आपको चर्चा करूंगा कि अगर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि हम गांव से हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कहीं जाना आना, तो उसमें क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, होगा। आपका पढ़ने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। आपको प्रॉपर गाइड की जरूरत है, जो मैं करते रहूंगा बीच बीच में, वो होना चाहिए। और साथ ही आप अपने आप के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। आपको खुद के प्रति ईमानदार बन जाइए, सिलेक्शन मिल जाएगा। हम दूसरों के प्रति ईमानदार बनते रहते हैं, हम उसके नजर में अच्छा बनने पढ़ रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, नहीं। हम खुद के प्रति ईमानदार आपको बनना है। आप अपनी प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व करना सीखिए। दूसरों को अपनी प्रॉब्लम को गूगल या यूट्यूब का प्रॉब्लम मत बना दीजिए। कुछ भी अगर आपको समस्याएं हो रही है तो आप सीधा यूट्यूब पे गए सर्च कर लिए, गूगल पे गए सर्च कर लिए। इससे आपका दिमाग ब्रॉड नहीं हो पाएगा, आप सोच नहीं पाइएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। मैं इस बातों को इसलिए इतना खींच रहा हूं कि आप डिमोरलाइज ना होए और आप अपने पढ़ाई को
जो है एक नई दिशा दे पाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ छोटा हुआ है। हाँ, एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि अभी मैं जो बोल रहा था, आप जहाँ हैं वहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप दिल्ली आके मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग जैसे इलाकों में आप अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की एक कोचिंग का फी अब 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया फी है। उसके बाद से यहाँ पर रह रहे हैं तो महीने का 10 से 12 हजार खर्चा आता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा अफोर्ड, सबकी बस की बात नहीं कि सब लोग अफोर्ड कर, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो यहाँ पे है ही। जो नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। हम करेंगे मिलके सपना। इस चैनल का मकसद ये है कि हम सब मिलके अपने सपनों को साकार करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो। अभी तो मैं कैपेबल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन जैसे ही कैपेबल हो जाऊंगा शायद मैं हर चीज से, हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। और आप धैर्य रखिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आप हमारे साथ जुड़िए और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। हम मिलते रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मिलकर चलेंगे और आपका जो प्रिपरेशन है उसको एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ एंड कर रहा हूं। और एंड करते करते कि मैं कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तो आप सबके लिए अनजान है, तो इसी पे एक शायरी है कि राहें अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, राहें अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा, बस सीखते रहो जिंदगी के हर ठोकरों से कुछ सबक, दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आप बस अपने ठोकरों से सीखते रहे। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी तक मैं 40,000 से ज्यादा बच्चों से मिला हूँ। तो इन सब चीजों को मैं बहुत ही डीपली अध्ययन किया हूँ, डीपली फील किया हूँ सब चीजों को। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी रेस का हिस्सा, जैसे आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप इस रेस में आ गए हैं, आप गिरोगे। मेरा जो शायरी मैंने बोला था, राहें अनजान है पर चलना तो जरूरी है। ये राह आपके लिए अनजान है, एग्जाम आपके लिए अनजान है, पर चलना तो जरूरी है। क्योंकि आप सोचे हैं कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपको चलना ही होगा। गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना भी जरूरी है। हो सकता है कि आपको इसमें परेशानियां आए, पर खुद को संभालना जरूरी है। आप गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना जरूरी है। बस सीखते रहो जिंदगी के हर ठोकरों से कुछ सबक, बस सीखते रहो जिंदगी के हर ठोकरों से कुछ सबक। देखिए दोस्तों, अगर आप ठोकर खा के गिरते हैं तो आपको ये नहीं कि उठ के फिर भागना हो। ये रेस का नियम, हमारे लिए रेस का नियम नहीं है। हम जिस रेस में भागने जा रहे हैं उस रेस का नियम अलग ही है। अगर आप इस रेस में गिर रहे हो ठोकर खा के, तो ये नहीं कि तुरंत उठ के भागना शुरू कर दो। नहीं, इस रेस का नियम ये है कि अगर आप गिर रहे हो तो उठो, पहले रुको, वहां पे रुक के ये सोचो कि क्या रीजन था कि हमको ठोकर लग गया, क्या रीजन था कि मैंने गिर गया। अब ये रीजन दोबारा, ये जो कारण था, हम ये दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। जिस गलती की वजह से हमने गिरा वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो इसीलिए हर ठोकरों से सीखते रहो कुछ ना कुछ सबक, दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।